वेलकम टू आई साइंस। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा ऑसिलेशंस का फिफ्थ टॉपिक है, मतलब फिफ्थ वीडियो है। आज का जो वीडियो है वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे एसएचएम के, और वो एप्लीकेशन है सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम आपने शायद स्कूल में भी सुना है और कहीं और भी सुना रहेगा। तो ये सिंपल पेंडुलम का इम्पोर्टेंस क्या है? जब भी ऑसिलेशन की बात आती है ना दिमाग में, ऑसिलेशन वर्ड, तो अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम्पल, तो बहुत स्वाभाविक से एकदम सिंपल सिटी से हम लोग एग्जाम्पल देते हैं पेंडुलम। हाँ, गार्डन का झूला भी हमारे दिमाग में एग्जाम्पल आ जाता है कि नहीं? तो ये एक दो एग्जाम्पल है जो तुरंत दिमाग में आता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही कॉमनली याद किया जाता है एज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन के हिसाब से अगर हम बोले तो सिंपल भाषा में। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या होता है। वैसे ये जो बात है सिंपल पेंडुलम, इसके बारे में डिस्कशन रोटेशनल डायनामिक्स में भी हुआ है। अगर आप देखें उधर, तो वहाँ पे जब हम कोनिकल पेंडुलम की बात कर रहे हैं टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पे भी ये पेंडुलम के बारे में डिस्कशन हुआ है। फिर भी हम लोग वापस उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमको उसको स्टडी करना है। अब पेंडुलम बेसिकली जो एक फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट जिस हिसाब से चाहता है एक आइडियल पेंडुलम कैसा होना चाहिए, पहले वो मैं बताता हूँ आपको। आइडियल पेंडुलम एक रिजिड सपोर्ट होना चाहिए, एक स्ट्रिंग होना चाहिए, और एक स्ट्रिंग से एक पॉइंट पार्टिकल होना चाहिए, एकदम डॉट, एकदम स्मॉल। लेकिन पार्टिकल तो होना चाहिए, लेकिन हेवी पार्टिकल, एकदम भारी पार्टिकल। डॉट जितना होना चाहिए लेकिन भारी होना चाहिए। दूसरा, ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस होना चाहिए, इसमें वजन मतलब मास नहीं होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल मतलब खींचे नहीं हो, जो फिक्स है उतना लेंथ फिक्स होना चाहिए। और होना चाहिए फ्लेक्सिबल। ये सब जब प्रॉपर्टी मिलती है तब ऐसे पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइडियल पेंडुलम। ये आइडियल है, लेकिन क्या आइडियल पेंडुलम हमको मिलता है? देखने को नहीं मिलता है ना। तो हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल पेंडुलम पे। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई प्रैक्टिकल पेंडुलम क्या होता है। वहां भी रिजिड सपोर्ट है, वहां भी स्ट्रिंग है, लेकिन वहां पे ये कोई हैवी पार्टिकल डॉट तो हो नहीं सकता। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्फीयर लेते हैं, स्फीयर्स, छोटा सा हैवी स्फीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉब, इज आल्सो कॉल्ड एज बॉब। तो ये रिप्लेस हो गया, डॉट की जगह पे एक हैवी डेंस, स्मॉल है लेकिन हैवी डेंस स्फीयर है। स्ट्रिंग की जहां तक बात करें तो भाई मासलेस, ऐसा कोई भी चीज थोड़ी कि मास ही ना हो। तो भाई इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ये कि ये लाइट होना चाहिए, तो हल्का होना चाहिए। अजम्पशन है कि इनएक्सटेंसिबल होगा तो ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में नहीं बोला है, क्योंकि कितना फ्लेक्सिबल है वो तो स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। तो ये फर्क हो गया, ये आपका आइडियल है और ये आपका प्रैक्टिकल है। अब इसकी वजह से क्या, आइडियल की बात करेंगे, अगर हमसे कोई पूछेगा तो भाई लेंथ क्या लोगे, तो लेंथ सीधा यहाँ से आपका जहाँ से सपोर्ट है वहां से लेके पार्टिकल तक का जो लेंथ है वो एल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे लेंगे, यहाँ तो इतना बड़ा साइज है। तो डिफाइन ये किया गया है प्रैक्टिकली पेंडुलम में, आप जब लेंथ ले रहे हैं तो जहाँ से सपोर्ट है वहां से लेके ये जो बॉब है ना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक लेने का, यहाँ तक लेने का लेंथ। प्लीज रिमेम्बर, गलती से हम लोग यहाँ तक नहीं ले सकते। हमको ये जो रेडियस पार्ट है ना, ये पार्ट रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। वो रेडियस जो है ना वो भी लेना पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, उसको कहा जाएगा लेंथ ऑफ प्रैक्टिकल पेंडुलम। ये बेसिक फर्क मैं आपको बता रहा हूँ, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल में क्या फर्क होना चाहिए। अब वही फर्क को स्टेटमेंट फॉर्म में टेक्स्ट वाले ने दिया हुआ है, वही चीज मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए।
भाई एक आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होना चाहिए? हैवी पार्टिकल होना चाहिए, सस्पेंडेड बाय अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होना चाहिए फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ये हो गया आपका आइडियल। प्रैक्टिकल कैसा होना चाहिए? स्मॉल हैवी स्फीयर, ये स्मॉल हैवी स्फीयर होना चाहिए जिसको बॉब बोलते हैं, सस्पेंडेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। तो ये फर्क है। तो हम लोग तो ये लेंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है आइडियली, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सिंपल पेंडुलम वो ये लेके स्टडी करें, ठीक है? ओके, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। एनालिसिस के लिए ये हमारे पास सामने है हमारा सिंपल पेंडुलम जो कि प्रैक्टिकल है भाई। लेंथ आप समझ गए, लेंथ आपका सपोर्ट से लेके ये बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक वो आपका लेंथ है पेंडुलम का। ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है जो कि लाइट है, इनएक्सटेंसिबल है। ये जो बॉब है उसका मास m है, तो उस पर ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है जिसका वेट होगा mg। अब आपको क्या करना है? आपको स्टार्ट करना है, आपको इसको धीरे से डिस्प्लेस करना है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो वर्ड थोड़ा है। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये जो एंगल बनाएगा ना जिसको थीटा, इसको हम लोग थीटा बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगल में है, यहाँ पे लेंथ में, यहाँ पे एंगल में, तो एंगुलर एम्पलीट्यूड हो गया भाई। ये इसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये थीटा है ना, थीटा वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? मतलब 10 डिग्री से कम, एकदम ही कम, जितना हो सके क्लोज टू 0, 1, 0.1 एकदम कम डिग्री में, 10 से तो कम ही एकदम। ये कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही कंडीशन हमको हमारा एनालिसिस में मदद करेगा। हम देखेंगे आगे कैसे, ये देखने वाले हम लोग, मगर यही कंडीशन एनालिसिस में मदद करेगा। तो ध्यान रखना है कि जब आप इसको डिस्प्लेस करें तो जो एंगल बनेगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड, वो बहुत कम बनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जब ये आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपका पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है। ये मीन पोजीशन है, ये बी है, ये सी है, इट इज ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट तो हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है क्या ये ऑसिलेशन लीनियर एसएचएम है क्या? ये क्वेश्चन है। करेक्ट? क्या ये हम प्रूव कर, क्योंकि ऑसिलेशन, सब ऑसिलेशन लीनियर एसएचएम नहीं होता है। तो क्या है सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन हो रहा है जब एंगल बहुत छोटा है तो क्या लीनियर, क्या ये लीनियर एसएचएम होगा? अब याद करिए फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का, किसी भी ऑसिलेशन को हम लीनियर एसएचएम कब बोलते हैं? उसका कंडीशन है। क्या कंडीशन है? उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है that should be proportional to the displacement in the opposite direction। बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है उसको प्रोपोर्शनल होना चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स, और वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होना चाहिए, इसलिए तो माइनस साइन है। तो अगर किसी ऑसिलेशन में ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो डेफिनेटली वो ऑसिलेशन एक सिंपल एसएचएम हो जाएगा। तो अगर मैं इस पेंडुलम में ऐसा कंडीशन प्रूव कर दूं तो मेरा सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है दैट ऑटोमेटिकली बन जाएगा लीनियर एसएचएम, है कि नहीं? तो वो हमको ट्राई करना है और देखना है कि हम ला सकते हैं कि नहीं। अच्छा, वो थीटा के बारे में मैं आपको बता दूं जो ऑप्टिक्स में भी किए हैं कि जब थीटा बहुत कम होता है तो वहाँ पे एक सिंपल प्रॉपर्टीज होती है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा, और जो टैन थीटा है उसको आप सिर्फ थीटा भी ले सकते हैं। याद करिए ऑप्टिक्स में था लास्ट ईयर, नहीं था, नहीं याद है तो याद रखिए कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की जगह आप थीटा लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। जैसे मैं आपको बोलूँ साइन 0 0, जो थीटा है वही आंसर है। वैसे टैन में भी है, कॉस में नहीं है। इट इज नॉट फॉर कॉस, इट इज ओनली फॉर साइन एंड टैन। इसका यूज होने वाला है, इसलिए एंगल कम दिया है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हम लोग प्रूव करें। अब देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो हम लोग
एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये डेफिनेशन रब कर देता हूँ जिससे एक्सप्लेनेशन की जगह मिल जाए मुझे। तो आपका जो पेंडुलम है, ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपने उसको डिस्प्लेस किया है तो उसका जो थीटा है, एंगुलर एम्पलीट्यूड, वो बहुत ही कम होना चाहिए, वो 10 डिग्री से कम होना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आ जाते हैं इधर। आपका सपोज ये मीन पोजीशन से बी तक पहुंचा है और समझ लीजिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है ना, ये x डिस्प्लेसमेंट है, मास यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x है और ये इसका बॉब का मास है। अब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपको मालूम है वेट खींच रहा है तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा अपोजिंग। अब स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसको हमने टी डैश से डिनोट किया। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर जनरली तो हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे टी डैश क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हम लोग को सिंपल पेंडुलम में उसका पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जनरली टी से होता है तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए टेंशन का सिंबल हम लोग टी डैश दिया, दैट्स ओके। अब इस बॉब का मास m है तो इस जगह पे इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg है कि। अब ये जो आपका टेंशन है, इसका टेंशन का जो फोर्स है, ये स्ट्रिंग को बैलेंसिंग वो फोर्स होना चाहिए, मतलब नेट फोर्स स्ट्रिंग पे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए ये जो आपका वेट है इसका रेजोल्यूशन होगा, एक अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और एक परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन। अब देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब हम रेजोल्यूशन करते हैं तो थीटा के साथ जो रेजोल्यूशन होता है वो कॉस में जाता है, तो ये पार्ट हो जाएगा mg cos थीटा और ये जो है दूसरा वाला पार्ट वो हो जाएगा mg sin थीटा। mg cos थीटा हमारे स्ट्रिंग के टेंशन को बैलेंस कर देगा, मतलब T डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा। हमारा टेंशन का जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस हो गया है। अब एक अनबैलेंस जो रह गया वो है mg sin थीटा। क्या है डायरेक्शन उसका? उसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब मुझे बताइए जब कोई बॉडी ऑसिलेट हो रही है वो कौन है जो उस बॉडी को मीन पोजीशन में खींच रहा है? उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब है ये जो mg sin थीटा है यही इस ऑसिलेशन का रिस्टोरिंग फोर्स है। सो रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू mg sin थीटा, लेकिन ये ऑपोजिट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस mg sin थीटा, क्योंकि इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट दूसरे साइड है। थीटा भी हम देख सकते हैं, थीटा तो राइट साइड पे है ना, तो थीटा में ही बात करना है तो वो तो राइट में, जबकि ये लेफ्ट में, तो हमको उसको माइनस में लिखना ही पड़ेगा। ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है। अब इस जगह पे मुझे एक और चीज़ आपको याद दिलानी है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में जब हम एनर्जी की बात कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी टू बी मोर प्रिसाइज, जब हमने बात किया था कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, उस समय मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में जो पोटेंशियल जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है उसका इलास्टिक फोर्स होता है। मैग्नेट में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। और मैंने पेंडुलम के बारे में बोला था कि पेंडुलम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटी का होता है। अब यहाँ पे वो प्रूव हो गया। आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसमें mg है। mg क्या है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, और वेट क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स से ही रिलेटेड है। ग्रेविटेशनल फोर्स का ही तो कंपोनेंट है जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है। इसका मतलब है कि पेंडुलम में जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन तो इसके अगेंस्ट होने वाला है और जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल का कंपोनेंट है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पेंडुलम में जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे सिर्फ उधर से कनेक्ट करना था, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी।
अब साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ, अब उसका यूज आएगा है, अभी इसका काम आएगा इधर, तो F इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा। ठीक है, अब ये सपोज मेरा डिस्प्लेसमेंट x है, ये L है, हम इसको tan थीटा का कंसेप्ट अगर यूज करें तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट x अपॉन L, आप इसको लिख सकते हैं माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। अब पूछेगा ऐसा कैसे लिखा सर? भाई थीटा को मैं tan थीटा भी तो समझ सकता हूँ, थीटा को साइन थीटा, साइन थीटा को थीटा, थीटा को tan थीटा, tan थीटा, हम लोग इसको घुमा फिरा सकते हैं अपने हिसाब से। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, थीटा अगर छोटा है और छोटा है तो हम साइन और टैन को थीटा के साथ घुमा फिरा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यूज किया प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए m मास ऑफ द बॉब, क्या वो चेंज होगा? नहीं। g एक्सेलरेशन ड्यू टू, क्या वो चेंज होगा? नहीं। लेंथ ऑफ द पेंडुलम नहीं चेंज होगा, तो जो चेंज हो रहा है वो तो x हो रहा है, मतलब f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। क्या आ गया? Restoring force is proportional to the displacement in the opposite direction, negative मतलब opposite direction। भाई ये किसका प्रॉपर्टी है? ये तो प्रॉपर्टी है लीनियर एसएचएम का। तो क्या ये देख के मैं बोल सकता हूँ कि ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, oscillation of a simple pendulum is linear SHM under the condition, देखो ये बड़ा जरूरी है, ये नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। What is the condition? Theta should be very small, angular amplitude छोटा होगा तो अरे आप ये जो साइन थीटा को थीटा क्यों लिख पाए? वो तो इसलिए लिख पाए ना क्योंकि आपने कम लिया था, नहीं तो आप ये चीज कर ही नहीं सकते हैं, और अगर ये नहीं करते तो ये मिलता नहीं आपको। तो ये एसएचएम है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एसएचएम है कि वो अपना एंगुलर एम्पलीट्यूड छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक अच्छा सा प्रूफ समझा दिया है, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक लीनियर अपना एक सिंपल पेंडुलम कैसे एक उसका ऑसिलेशन एक लीनियर एसएचएम में कन्वर्ट होता है। अब आते हम इसका दूसरा पॉइंट पे, जो सबसे मतलब सब क्यूरियोसिटी वाला पॉइंट होता है, क्योंकि हम लोग पहले ज़माने में तो आपको पता घड़ियाँ होती थी तो पेंडुलम होता था और पेंडुलम मूव होता था, और वहाँ उसका और वो कैसी बनाती थी, लेंथ उसका ऐसा रहता था कि एक ऑसिलेशन ख़त्म होता था ना तो 1 सेकेंड कंप्लीट होता था, तो घड़ी का कांटा जो है 1 सेकेंड वाला 1 सेकेंड आगे बढ़ता था। अब ये जो 1 सेकेंड उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्यूरियोसिटी यही बनता है कि भाई सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? तो कुछ तो होगा उसका फॉर्मूला जिससे हम डिसाइड कर सके कि हमारा जो पेंडुलम मूव हो रहा है उसका टाइम पीरियड क्या है, करेक्ट? तो हमारा नेक्स्ट ऑटोमेटिक पॉइंट आ जाता है, डिस्कशन वाला पॉइंट, कि भाई हम इसका टाइम पीरियड कैसे निकालें। तो देख लेते हैं टाइम पीरियड कैपिटल टी। अब कैपिटल टी का बेसिक फॉर्मूला है 2π/ω, ये तो आप जानते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π/√ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये बात, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ टाइम पीरियड एक्सप्लेन किया था, और मैं उस समय बोला था कि उसका यूज आगे होने वाला है। यहाँ पे उसका यूज है सिंपल पेंडुलम में, और एक और जगह आगे एंगुलर एसएचएम करेंगे ना, वहाँ भी ये कंसेप्ट आने वाला है। ये जो ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कैसे। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है -ω²x। अगर माइनस तो चलो डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो a/x इज इक्वल टू ω²। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब साइन को जाने देते तो भाई ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा √a/x। नाउ व्हाट इज a/x? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? मतलब ये एक्चुअली ऐसा है 2π/√ऑफ a/x। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा इसका वैल्यू? ध्यान से देखिए, आपका जो यह फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू -mgx/L,
एफ को आप लिख दीजिए एम ए माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, एन एम कट गया, एक्स को नीचे ले आइए, ए अपॉन एक्स माइनस जी अपॉन एल, इसमें भी नेगेटिव साइन को ध्यान दिए, मैग्नीट्यूड से दीजिए, ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू जी अपॉन एल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई अपॉन ए अपॉन एक्स को लिख सकते हैं रूट ऑफ जी अपॉन एल। अभी उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। भाई हो गया डेरिवेशन टाइम पीरियड का। ये सब तभी हो सकता है कब, जब ये कंडीशन एंगल शुड बी वेरी स्मॉल। अगर एंगल छोटा है तो ये सब चीज आपको मिलेगा। अच्छा, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब आप सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड में पहला जो चैप्टर पढ़ा था ना फिजिक्स में, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वहाँ पे डायमेंशंस में टू चेक द डायमेंशन वाला जो प्रॉपर्टी था, उसमें एक एग्जाम्पल तो था ना, वो यही था आपको कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज दिस, t is equal to 2 pi root L by G, check whether it is dimensionally correct। आपको उस समय कुछ नहीं मालूम था ये क्या है, आपने तो चेक कर लिया जैसे भी हो गया, लेकिन अब इस चैप्टर में जहाँ पहुँच के आपको पता चला कि ये चीज़ तो हमने सुनी थी जब हम 11 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये फॉर्मूला है। इसमें से अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब 1/2 पाई रूट ऑफ जी बाय एल, उल्टा हो जाता है। वो तो जहाँ टाइम पीरियड होता है वहाँ फ्रीक्वेंसी होती है, रेसिप्रोकल होता है। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन है कि भाई क्या क्या अजम्पशंस हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन है लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये दो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये डेरिवेशन से ही निकलते हैं। पहला मैं आपसे बात करता हूँ अजम्पशंस का। हमने क्या क्या अज्यूम किया है, याद करिए। हमने पहला ये अज्यूम किया है कि एंगुलर एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, ये हमारा पहला अजम्पशन है कि नहीं। दूसरा अजम्पशन ये है कि ये लेंथ जो है, जो भी लेंथ है एम्पलीट्यूड का, पेंडुलम की लेंथ से 20 टाइम्स कम होना चाहिए। 20 टाइम्स मतलब स्ट्रिंग का लेंथ और ये जो एम्पलीट्यूड का लेंथ, तो उनमें 20 टाइम्स का फर्क होना चाहिए, मतलब इतना बड़ा ही होना चाहिए और ये इतना छोटा होना चाहिए। हमारा सेकेंड अजम्पशन है। हमारा थर्ड अजम्पशन है कि स्ट्रिंग का लेंथ बहुत लंबा होना चाहिए, बहुत लंबा। और लास्ट अजम्पशन है कि ये जो हमारा ऑसिलेट हो रहा है वो ऑसिलेट हो रहा है इन अ वर्टिकल प्लेन। दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, ऊपर जैसे ऊपर, इट्स ऑसिलेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल है ना, दिस इज वर्टिकल प्लेन, उसी में ये ऑसिलेट हो रहा है। तो ये चार अजम्पशंस हैं इसमें सिंपल पेंडुलम। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं तो, कि व्हाट आर द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये फॉर्मूला देखने का और इसी से लॉ बना देने का। क्या? पहला लॉ, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पहला लॉ। सेकेंड लॉ, the time period of a simple pendulum is inversely proportional to the acceleration to square root of the acceleration due to gravity. Second law. Third law, the time period of a simple pendulum does not depend on the mass of the ball. And the fourth point, the time period of a simple pendulum does not depend on the amplitude. X पे depend नहीं करता। फॉर्मूला देख के बोलने का कौन सा दो पे डिपेंड करता है और कौन से दो पे डिपेंड नहीं करता, चारों मिला दिया, बन गया लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। 2 से 3 मार्क, 3 मार्क का भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हो गया ये अब तो आपका सिंपल पेंडुलम पूरा कंसेप्ट हो गया। आई होप आपको सिंपल पेंडुलम समझ में आ गया होगा। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू नो अबाउट अ सिंपल पेंडुलम। अभी सिंपल पेंडुलम से कनेक्टिंग एक पेंडुलम है जिसका नाम है सेकेंड्स पेंडुलम। छोटा सा है, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू सेकेंड्स पेंडुलम। तो जहां भी सिंपल पेंडुलम स्टडी किया जाता है ना, उसके साथ हमको देखने को मिलता है सेकेंड्स पेंडुलम।
सेकेंड्स पेंडुलम। अभी सेकेंड्स पेंडुलम को का क्या है सिग्निफिकेंस? सेकेंड्स पेंडुलम मतलब वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड टी जो है ना वो 2 सेकेंड है। मतलब वो जो ऑसिलेट करेगा ना तो उसका एक ऑसिलेशन इधर से गया वापस आया, यहाँ गया वापस आया, एक ऑसिलेशन को 2 सेकेंड लगता है। जिस पेंडुलम के एक ऑसिलेशन को 2 सेकेंड लगता है ऐसे पेंडुलम को हम बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, t = 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अब मैं सेकेंड्स पेंडुलम के हिसाब से इसको 2 सेकेंड ले लेता हूँ टाइम पीरियड, 2 पाई रूट एल सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ अपॉन जी, 2 कट, स्क्वायर कर दो, 1 = पाई स्क्वायर इंटू ls अपॉन g अपॉन पाई स्क्वायर = ls। This is the formula for the length of a seconds pendulum, g upon pi square। मतलब इससे आप सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ निकाल सकते हैं। मतलब इतना लेंथ लेंगे तो आपका जो पेंडुलम जो ऑसिलेट करेगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकेंड। मतलब अगर आपको उस प्लेस का ग्रेविटी मालूम है तो आप पेंडुलम का लेंथ निकाल सकते हैं कितना होना चाहिए। और उल्टा वाइस वर्सा, अगर आपको पेंडुलम का लेंथ मालूम है तो उस जगह का आप ग्रेविटी पता कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से चलता है। सो दिस इज ऑल यू आर सपोज्ड टू नो अबाउट अ सेकेंड्स पेंडुलम। और इसमें एक और टॉपिक है क्या कि भाई हमने कोनिकल पेंडुलम पढ़ा है सर, और यहाँ पे हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम। तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोनिकल पेंडुलम एंड अ सिंपल पेंडुलम। एक क्वेश्चन तो बनता है, तो उस पर हम लोग देख लेते हैं। लेट्स डिस्कस दैट पार्ट आल्सो। तो वो पार्ट जब डिस्कस हो जाएगा तो आपका पूरा पेंडुलम का जो कंसेप्ट है ना इधर ऑसिलेशन का, वो यहाँ पे खत्म होता है। मतलब सिंपल पेंडुलम के बारे में। कोनिकल पेंडुलम अगर आपको मैं याद दिलाऊं, कोनिकल पेंडुलम तो कैसा था? कोनिकल पेंडुलम में ऐसा कुछ था, याद करिए। ऐसा मोशन था, मतलब स्ट्रिंग था और ऐसे गोल गोल घूमता था। जैसे आपका मेले में या जहाँ भी मैजिक है कहीं भी जाते हैं तो वहाँ जो गोल गोल घूमता है ना, व्हील टाइप, उसी को बोलते हैं हम लोग कोनिकल पेंडुलम। टू बी मतलब सिंपल एग्जाम्पल के हिसाब से। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा कि भाई कोनिकल में और सिंपल में क्या फर्क है, क्या फर्क है? पहला फर्क, कोनिकल पेंडुलम जो घूमता है ना वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है। सिंपल पेंडुलम जो घूमता है ना वो वर्टिकल प्लेन में घूमता है। सबसे पहला ये है, मूव्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल। और यहां क्या है? मूव्स इन वर्टिकल प्लेन। दूसरा, कोनिकल पेंडुलम में जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सब की सब कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती। जबकि आपके सिंपल पेंडुलम में हमने लास्ट वीडियो में देखा है एसएचएम में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होती है लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। काइनेटिक पोटेंशियल चेंज होगी लेकिन टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती है। ये सेकंड। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करता था ना वो टेंशन वाला कंपोनेंट था, टेंशन वाला, विच वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे जो फोर्स था जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या था? वो था कंपोनेंट ऑफ टेंशन।
टेंशन का कंपोनेंट था। और यहाँ पे सिंपल पेंडुलम में कौन है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स किसका कंपोनेंट है? वो तो भाई वेट का कंपोनेंट है। इट इज कंपोनेंट ऑफ वेट। ये फर्क है, बड़ा फर्क है। यहाँ टेंशन को, कोनिकल पेंडुलम में आपने टेंशन को स्प्लिट किया था, रिजॉल्व किया था। सिंपल पेंडुलम में आप वेट को रिजॉल्व करते हैं, तो उसके हिसाब से इधर वेट यूज होता है फॉर रिस्टोरिंग फोर्स और यहाँ पे टेंशन यूज होता है फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम इज 2 पाई रूट एल cos थीटा अपॉन जी। और यहाँ तो अभी किया भाई, t इक्वल 2 पाई रूट एल अपॉन जी। एंड द लास्ट पॉइंट ये है, कोनिकल पेंडुलम में जो स्ट्रिंग है ना, कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल। ये स्ट्रिंग कभी ऐसा सीधा, अभी ऐसा है ना, कभी सीधा नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता इसका स्ट्रिंग। सिंपल पेंडुलम में वेरी हाई, वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, सो पॉसिबल स्ट्रिंग टू बी स्ट्रेट, मतलब हॉरिजॉन्टल। कोनिकल में कभी नहीं हो सकता हॉरिजॉन्टल, सिंपल पेंडुलम में हो सकता है अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है तो। दिस इज ऑल अबाउट पेंडुलम। कोनिकल तो पढ़ चुके हैं, अब यहाँ डिस्टिंग्विश भी पढ़ लिया, तो कोनिकल का थोड़ा रिवीजन भी हो गया और सिंपल पेंडुलम का तो सब कुछ पढ़ गया। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, शो दैट हाउ इट इज परफॉर्मिंग अ लीनियर एसएचएम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, व्हाट द assumptions you make, and what the laws of simple pendulum, and about seconds pendulum. This is all about you're supposed to know. इसमें कुछ अच्छे सम्स भी हैं जो हमको देखने चाहिए। सो लेट्स सी द फर्स्ट सम। तो आपके सामने मैंने 2 सम लिखा है, दोनों सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन बड़े अच्छे सम्स हैं। मतलब थोड़ा ट्रिकी भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला भी ठीक है, लेकिन हमको समझना चाहिए और कुछ नहीं। मतलब लोग ये जब परसेंट वाले देखते हैं ना क्वेश्चन, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने समझ लिया। देखिए क्या है, बोला है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 10%। टाइम पीरियड 10% बढ़ गया जब उसका लेंथ 21 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। मतलब जब लेंथ आपने 21 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड 10 सेकेंड बढ़ गया। ध्यान से समझिए क्या मतलब है। मतलब आपका अगर सपोज स्टार्टिंग का पेंडुलम का लेंथ है लेट्स से l, तो बाद में कितना हो गया, 10% बढ़ गया। अभी हम इसको क्या ले लेते हैं, 110 अपॉन 100l, 10% मतलब 100 पे 10 बढ़ा। अच्छा, टाइम पीरियड t1, सॉरी लेंथ बढ़ गया बाय 0.21 सेंटीमीटर, परसेंटेज तो टाइम पीरियड ना, तो लेंथ l है तो ये हो जाएगा l प्लस 0.21, क्योंकि सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। तो अगर इनिशियल लेंथ l है, बाद वाला बढ़ गया बाय 21 सेंटीमीटर, मतलब l प्लस 0.2। टाइम पीरियड सपोज पहले t था, तो बाद में कितना हुआ, 10% बढ़ गया। 10% बढ़ गया मतलब 100 पे 10 बढ़ा, ये टाइम पीरियड। क्लियर? अब देखिए, अब आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो मैं बोल सकता हूं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। हम इसको स्मॉल एल है तो मैं स्मॉल एल लेता हूं, तो ठीक है, आप स्मॉल लेके कैपिटल। मतलब कि हम लोग ये ले सकते हैं कि भाई t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू रूट ऑफ l1 अपॉन l2। t1 t ले लो, t2 110 अपॉन 100 t ले लो, इज इक्वल टू रूट ऑफ l1 है l, और l2 कितना है, l2 होगा l प्लस 0.21, t पड़ गया, 100 एक 0 कट गया, 10 अपॉन 11 इज इक्वल टू रूट ऑफ l अपॉन l प्लस 0.21। इसको स्क्वायरिंग कर लो। अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन 121 इज इक्वल टू l अपॉन
L प्लस 0.21, ठीक है। अब इसको अगर पॉइंट हटाएं तो हम लिख सकते हैं 1/1.21, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के हिसाब से L/L प्लस 0.21 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.21 L इज इक्वल टू L प्लस 0.21, यहाँ पे ले आएंगे तो 0.21 L इज इक्वल टू 0.21। चलो भाई आ गया L का आंसर 1 मीटर, इनिशियल लेंथ जो पूछा है ना 1 मीटर आ गया। टाइम पीरियड T पूछा है तो ये फॉर्मूला है, T का फॉर्मूला है 2 पाई रूट L का वैल्यू 1 आया, G का वैल्यू नहीं दिया है तो चलो 9.8 ले लेंगे। अब ये तो फ्रैक्शन है तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा। हो गया सम। इसमें देखो ट्रिकी किधर था कि ये आपको समझना 110/100 ये समझना है, प्रोपोर्शनलिटी यूज करना है और सॉल्व हो जाता है। और ये तो कुछ था ही नहीं, तो सीधा फॉर्मूला है, आपको लेंथ जो 1 मीटर मिला ये L की जगह 1 डाल देने का तो सॉल्व हो गया। ट्रिकी जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला सम है ना आपके सामने, ये सॉल्व एग्जांपल है, लेकिन कई लोग बच्चे लोग देखते नहीं सॉल्व एग्जांपल, वो ट्रिकी हो जाता है। तो देखिए क्या है, समर सीजन में ध्यान दीजिएगा, समर सीजन में एक पेंडुलम जो है सेकेंड्स पेंडुलम का काम करता है, मतलब टाइम पीरियड समर सीजन में 2 सेकेंड है, समर सीजन में टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड, ओके। एंड इट गिव्स करेक्ट टाइम। ड्यूरिंग विंटर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिक्रीजेस बाय 1%। विंटर में 1% का मतलब कितना परसेंट रह गया 99%, सो 99/100 L, दिस इज समर। ड्यूरिंग विंटर द लेंथ, ओके विंटर में 90/100 ऑफ द समर, विंटर में 1% कम हो गया, 1% कम हो गया मतलब 99% रह गया, समर का जो भी लेंथ है उसका 99%। अब पूछा है कि ये जो पेंडुलम घूमेगा तो घड़ी फास्ट चलेगी कि स्लो चलेगी, क्लॉक गेन करेगा कि लूज करेगा एक दिन में, ये बात समझिए वापस। समर सीजन में सेकेंड्स पेंडुलम को पता है 2 सेकेंड, एक घुमा मतलब 2 सेकेंड, तो आपका घड़ी का कांटा 2 सेकेंड आगे बढ़ेगा, हर बार 2 सेकेंड आगे बढ़ेगा एक कंप्लीट, क्योंकि सेकेंड्स पेंडुलम और लेंथ भी उसका डिफाइंड है। लेकिन विंटर में क्या होता है, ठंडी में क्या होता है, चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अब छोटा हो जाता है, वो लेंथ कितने से छोटा हो जाता है 1% से। अगर 1% से छोटा हो गया तो उसको जो 2 सेकेंड लगता था ना, अब 2 सेकेंड नहीं लगेगा, या तो ज़्यादा लगेगा या तो कम लगेगा। देखते क्या होगा, या तो वो 2 सेकेंड के पहले ही अपना ऑसिलेशन खत्म कर देगा, या तो 2 सेकेंड के बाद अपना एक ऑसिलेशन खत्म करेगा, मतलब 2 सेकेंड नहीं लेगा, या तो ज़्यादा लेगा या तो कम लेगा। उसकी वजह से आपका घड़ी सही टाइम नहीं दिखाएगा, या तो फास्ट हो जाएगा या तो स्लो हो जाएगा। अब क्वेश्चन यही है, फास्ट या स्लो जो भी होगा एक दिन में वो कितना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए फॉर्मूला आपका यही बनता है, हम लोग पता करेंगे भाई विंटर में टाइम पीरियड क्या है। तो फॉर्मूला यही है कि भाई टाइम पीरियड जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ। तो टाइम पीरियड इन विंटर अपॉन टाइम पीरियड इन समर इज इक्वल रूट ऑफ लेंथ इन विंटर अपॉन लेंथ इन समर। टाइम पीरियड इन विंटर अपॉन समर में तो बराबर घड़ी चल रही है, मतलब 2 सेकेंड ही लगेगा। रूट ऑफ लेंथ इन विंटर क्या लिखा है 99/100 ऑफ लेंथ इन समर अपॉन लेंथ इन समर, ये कट गया, इज इक्वल रूट ऑफ 0.99 विंटर में 2 इंटू रूट ऑफ 0.99। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बता देता हूँ, लॉग टेबल से करना पड़ेगा, 1.99 सेकेंड आएगा। आंसर हुआ नहीं भाई, आंसर खत्म नहीं। मेरे को आपको ये समझाना है इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपका घड़ी तभी बराबर होगा जब पेंडुलम एक ऑसिलेशन 2 सेकेंड में करेगा, क्योंकि 1 सेकेंड्स पेंडुलम है। लेकिन विंटर में क्या हो जाता है, वो 2 सेकेंड में नहीं, वो 1.99 सेकेंड में ही अपना एक ऑसिलेशन खत्म कर देता है। मतलब एक्चुअली 1.99 सेकेंड ही हुआ है,
लेकिन आपकी घड़ी कितने से आगे बढ़ेगी? 2 सेकेंड से आगे बढ़ेगी। टाइम हुआ है सिर्फ 1.99 क्योंकि उसका टाइम पीरियड उतना है, लेकिन वो एक अपना क्योंकि ऑसिलेशन खत्म हो तो कांटा बढ़ेगा आगे। कांटा टाइम नहीं देखता है, कांटा ऑसिलेशन देखता है। ऑसिलेशन खत्म, आगे बढ़ो। तो अब ये 2 सेकेंड नहीं ले रहा है, तो कम टाइम ले रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब कि टाइम कम है लेकिन आपकी घड़ी ज़्यादा दिखा रही है। मतलब एक तो चीज़ क्लियर होगा कि आपकी घड़ी आगे चलेगी, गेन पीछे नहीं चलेगी, क्योंकि टाइम कम है लेकिन घड़ी तो 2 दिखाएगी। हुआ 1.99 सेकेंड लेकिन घड़ी दिखाएगी 2 सेकेंड हो गया। घड़ी दिखाएगी 2 सेकेंड हो गया। तो कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस इन टाइम 2 minus 1.99, that is 0.01 second per oscillation। हर ऑसिलेशन में 0.01 सेकेंड का आगे चलेगा। मतलब 0.01 सेकेंड गेन एवरी ऑसिलेशन बोलो, या फिर और एवरी 2 सेकेंड। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्योंकि एक ऑसिलेशन मतलब 2 सेकेंड, मतलब हर 2 सेकेंड में घड़ी कितना आगे चलेगी? घड़ी आगे चलेगी भाई 0.01 सेकेंड से आगे चलेगी। तो 1 सेकेंड में कितना आगे चलेगी? देयरफॉर 0.01 अपॉन 2 सेकेंड गेन फॉर एवरी 1 सेकेंड, दैट इज 0.005 सेकेंड गेन फॉर एवरी 1 सेकेंड। मैंने आधा कर दिया, 2 का आधा कर दिया, 1 सेकेंड, तो अब डिवाइड कर दिया। मतलब 1 सेकेंड में घड़ी कितना से आगे जाएगी? 0.005 सेकेंड से आगे जाएगी 1 सेकेंड में। तो पूरे दिन में कितना? Therefore in 1 day, 1 डे के लिए क्या करोगे? 0.005, 1 डे मतलब 24 आवर्स, 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आएगा 432 सेकेंड्स। वो कर लेने का मतलब एक दिन में आपकी घड़ी 432 सेकेंड्स आगे चली। अब अगर आपको इसको मिनट्स में निकालना है, हो सकता है मिनट्स में, क्योंकि मिनट्स में दिया है तो आपको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो आपको कुछ आंसर आएगा 7.2 सेकेंड ऐसा कुछ आएगा। तो मतलब 7 मिनट्स तो हो गया, और 0.2 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 6 to 12, 12 सेकेंड। मतलब एक दिन में आपकी घड़ी 7 मिनट 12 सेकेंड आगे हो जाएगी। ऐसे क्योंकि वो हर सेकेंड इतना सेकेंड आगे चल रही है, हर सेकेंड, हर 2 सेकेंड वो इतना आगे चल रही है। वो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस तो है। 2 की जगह 1.99 में हो गया उसका काम पूरा। मतलब हर 2 सेकेंड पे वो इतना आगे चल रही है, तो 1 सेकेंड में डिवाइड बाय 2 इतना आगे चलेगी। तो पूरे दिन में 24 60 मल्टीप्लाई करो, 432 सेकेंड आगे हो जाएगी। मतलब दिन में आपका जो टाइम दिखा रहा है वो 7 मिनट 12 सेकेंड आगे दिखा रहा है। ये है इसका आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी है समझने का ये पार्ट, ये समझ लेंगे तो सम हो जाता है कि नहीं? एक और सम देख लेते हैं, 2 और सम देख लेते हैं हम लोग। देखो इस टॉपिक पे ना, सिंपल पेंडुलम पे मुझे लगता है अच्छा खासा अच्छा 2 क्वेश्चन आना चाहिए, एक थियरी आना चाहिए और एक न्यूमेरिकल, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। अब देखिए सिंपल पेंडुलम का एक क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम आपको दिया 100 सेंटीमीटर, विच इज 100 into 10⁻⁻² मीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 1 मीटर, है ना। फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब, मतलब F पूछा है, मास दिया हुआ है 50 ग्राम, विच इज 50 into 10⁻³ किलोग्राम। डिस्प्लेसमेंट मतलब x दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, विच इज 3 into 10⁻² मीटर। अब रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बड़ा इजी है, अभी हमने किया था mg into x/l, माइनस में था, माइनस नहीं लिखेंगे तो चलेगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो हो गया 50 into 10⁻³ g को 9.8,
x अपॉन एल आप सेंटीमीटर ही ले लीजिए तो निकल जाएगा सेंटीमीटर, मीटर में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी हो गया 52 जा 4.9, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 13 14 into 10 raised to minus 3, तो 1.47 into 10 raised to minus 2 न्यूटन। ये तो सिंपल था, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और एक और देख लेते हैं, फाइंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस। देखो लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, g अपॉन पाई स्क्वायर, है कि नहीं? लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम इट इज g अपॉन पाई स्क्वायर। तो अभी पहला वाला अगर ले L1 इज इक्वल टू g अपॉन, g का वैल्यू दिया हुआ है सॉरी 9.75 अपॉन पाई स्क्वायर, L2 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर। उनको चेंज इन लेंथ चाहिए, कितना फर्क होगा लेंथ में। तो बड़ा कौन है, L2 बड़ा है, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू L2 माइनस L1, 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 9.75 अपॉन पाई स्क्वायर, 1 अपॉन पाई स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो 0.05 को सॉल्व करेंगे, मैं आंसर बताया तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0.0051, 0.0051। वो तो कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब पाई का 3.14 द होल स्क्वायर डाल देने का, सॉल्व करने का। तो देखिए पहले में भी मैंने आपको एक सिंपल एक सेकंड्स किया, यहाँ भी एक सिंपल और एक सेकंड्स किया, 4 सम किया, काफ़ी मतलब कर लेंगे तो आपका अच्छा प्रैक्टिस होता है इसमें। तो ठीक है, आज का मैं यहाँ टॉपिक कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट मेरे वीडियो में मोस्टली तो मेरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि उसमें एंगुलर एसएचएम है और एक डैम्ड ऑसिलेशन, 2 टॉपिक है जिस पे हमको डिस्कशन करना है, और मेरे ख्याल से हो जाएगा हम लोग का, कोई ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। आज का मैं टॉपिक यहाँ पे जैसे मैंने कहा ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग भी और इम्पोर्टेंट भी है। और आज के टॉपिक के साथ मुझे आपके सामने एक छोटा सा स्मॉल स्टोरी बताना है, बहुत ही छोटा है। तो एक टीचर अपने क्लास में एक ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी आधा भर के लाए, और जब क्लास में लेके आए बोले मेरे को आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना है। तो सब बच्चों क्या लगा कि सर पूछेंगे ग्लास में पानी आधा भरा है कि आधा खाली है, ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है, नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन सर ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। सर ने पूछा ये बताओ कि ये ग्लास का जो पानी है, इसका ग्लास का वजन कितना है, मास कितना है, वजन कितना है। तो किसी ने अपने हिसाब से बोला 10 बोला, 20 बोला, जो भी बोला। सर ने बोला गलत, बोला कि अगर मैं इस ग्लास के पानी को अपने हाथ में रखूं थोड़ी देर के लिए और फिर साइड में रख दूं तो मुझे वजन फील नहीं होगा। अगर मैं ज़्यादा देर तक उस ग्लास को पकड़ के रखूंगा तो मुझे वजन फील होगा। ये फीलिंग है, परसेप्शन है, कितनी देर तक आप उसको पकड़ के रखते हैं। बोला लाइफ में भी यही होता है। लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो स्ट्रेस भी आता है। स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए आए चला जाए तो नो प्रॉब्लम, जैसे थोड़ी देर के लिए आपने पकड़ के रख दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप ज़्यादा देर तक उस ग्लास को पकड़ के रखेंगे तो हाथ में दर्द होगा, पेन होगा। स्ट्रेस को ज़्यादा देर तक दिमाग में रखेंगे तो तकलीफ होगी। स्ट्रेस को ज़्यादा देर तक नहीं रखने का, प्रॉब्लम आया फेस करने का, स्ट्रेस को साइड कर देने का, यही है आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you so much for watching this video.